Hello, students, and my dear friends. I'm Dr. Shalini Shukla, and today is 15th of June 2021, Tuesday. Inspiration of the day is never let the odds keep you from doing what you know in your heart you were meant to do. In today's discussion, we are going to cover these articles. So let's start with article number 1 given on page number 1 of Business Standard newspaper. Adani stock crash on rumors of FPI freeze. कल स्टॉक मार्केट में एक र्यूमर आई और उस र्यूमर के बाद जो अदानी ग्रुप के जो शेयर्स थे वो बहुत बुरी तरीके से फॉल हुए और उनमें हैवी सेलिंग प्रेशर देखने को मिला। क्या र्यूमर्स आई? बेसिकली जो इन्वेस्टर्स थे, जो मार्केट थे, जो मार्केट पार्टिसिपेंट्स थे, उनके पास ये र्यूमर आई कि जो 3 पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स है, इम्पॉर्टेंट पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स अदानी ग्रुप के, उनका अकाउंट फ्रीज कर दिया है NSDL ने। सो 3 इम्पॉर्टेंट फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, जिनको हम FPI भी शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं, उनका अकाउंट जो है वो NSDL ने फ्रीज कर दिया। इसको देखते हुए इमीडिएटली अदानी ग्रुप के जो शेयर्स थे उनमें हैवी सेलिंग प्रेशर देखने को मिला, जिससे कि अदानी ग्रुप के जो शेयर्स हैं वो फॉल किया था। इरोजन ऑफ 25% एंड 19% हैज़ बीन सीन इनटू अदानी इंटरप्राइजेस एंड अदानी पोर्ट्स शेयर रिस्पेक्टिवली। एंड इसके अलावा जो अदर ग्रुप कंपनीज हैं, 4 ग्रुप कंपनीज, उनके शेयर्स में अप्रॉक्सीमेटली 5% का फॉल देखने को मिला। एंड at one point, the group's total market capitalization had fallen by more than 1 trillion. तो एक छोटी सी र्यूमर की वजह से अदानी ग्रुप के शेयर में इतना बड़ा फॉल देखने को मिला। लेटर ऑन FPI और NSDL ने स्ट्रांगली इस पर्टिकुलर न्यूज़ को डिनाई किया कि ऐसा कुछ भी नहीं है। NSDL ने किसी भी फॉरेन इन्वेस्टर या फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर या किसी भी अकाउंट को सीज नहीं किया है। जैसे ये न्यूज़ आई थी मार्केट में, अदानी ग्रुप ने तुरंत इमीडिएटली NSDL से क्वेरी करी थी और NSDL में रिस्पॉन्स में कहा था कि उन तीनों ही जो FPIs हैं, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स हैं, उनके अकाउंट एक्टिव हैं और कोई भी ऐसा स्टेप नहीं लिया गया है या ऐसा फ्रीज करने का डिसीजन नहीं लिया गया है इन 3 पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स के अकाउंट को। एंड द स्टॉक recouped some of the losses after Adani Group and foreign fund clarified that account continue to remain operative. और इसकी वजह से जो 3 ग्रुप की जो 6 लिस्टेड कंपनीज हैं अदानी ग्रुप की, दैट एंडेड बिटवीन 4.1% to 8.4% लोअर एंड द ग्रुप लॉस नियरली 54,000 crore in their market value just because of rumors. हालांकि अगर बात करें कि ये रूमर कहाँ से आई, तो इन्फॉर्मेशन ऑन NSDL वेबसाइट ऑन 31st of May 2021 shows that there is only an account level freeze on Albula Investment Fund and Cresta Fund as well as APMS Investment Fund that collectively cumulative hold the 30,000 crore in Adani Group's stocks. और एक्सपर्ट ने उस पर अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू दिया था। एक्सपर्ट ने कहा था कि इनसफिशिएंट डिस्क्लोजर किया है इन इंस्टीट्यूशन, इनसफिशिएंट डिस्क्लोजर नहीं, मैंडेटरी जो डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स हैं उनको ये फंड जो हाउसेज है वो पूरा नहीं कर रहे हैं। तो प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्री एक्ट के तहत NSDL इज़ प्लानिंग टू एक्चुअली फ्रीज दिस अकाउंट। और इसी के बाद से एक पैनिक सेलिंग देखने को मिली थी अदानी ग्रुप के स्टॉक्स में कल। हालांकि बाद में ये इसको रिस्टोर कर दिया गया और NSDL ने और अदानी ग्रुप दोनों ने ही इस पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन को क्रैश किया। सो दिस इज द चेंज इन मार्केट कैपिटलाइजेशन ऑफ डिफरेंट अदानी ग्रुप कंपनीज, दैट इज अदानी एंटरप्राइजेस, अदानी पावर, अदानी पोर्ट, अदानी टोटल गैस, अदानी ट्रांसमिशन एंड अदानी ग्रीन एनर्जी। एंड इफ वी सी द फॉल ऑन मंडे, तो अप्रॉक्सीमेटली in all 6 companies we can see the fall of more than 3%. और इसी के साथ एक और न्यूज़ दी हुई थी जिसको मैंने शॉर्ट फॉर्म में ही कवर करने की कोशिश करी है। बेसिकली मॉरिशस और केमैन लैंड से जो फंड आता है वो कंटिन्यूसली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और सिक्योरिटी एक्सचेंज ऑफ बोर्ड ऑफ इंडिया के परव्यू में है, आई में है। मतलब करंटली सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया मॉरिशस और केमैन आइलैंड से आने वाले फंड पर नज़र बनाए हुए है बिकॉज ऑफ द इनसफिशिएंट डिस्क्लोजर्स रिलेटेड टू द ओनरशिप इन्फॉर्मेशन को लेकर के फाइनेंशियल ईयर 20 में कुछ रूल्स थे वो सेबी ने डायरेक्ट किए थे और चेंज किए थे और कहा था कि
जो भी इन्वेस्टमेंट बाहर से आएगा, स्पेशली अगर आपको याद हो तो ऐसे नेशंस जो कि इंडिया से बॉर्डर टच करते हैं, उनके लिए तो बहुत स्ट्रिक्ट रूल थे। और इसके बाद ये भी कहा था जो भी बाहर से इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट आएगा उनमें ओनरशिप को डिस्क्लोज करना, एक्चुअल ओनरशिप को, रियल ओनरशिप को डिस्क्लोज करना मैंडेटरी होगा, क्योंकि चाइना से आने वाले फंड को रोकने के लिए, चाइना से आने वाले इन्वेस्टमेंट को रोकने के लिए इस तरह के स्टेप्स लिए गए थे। और उसी टाइम पे केमन आइलैंड से आने वाले जो जितने भी एफपीआई थे उनको फिलहाल के लिए, उस समय के लिए ब्लॉक कर दिया गया था। अब सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया इज कीपिंग एन आई ऑन द फंड बेस्ड इन मॉरिशस एंड Cayman Island that may not have provided the adequate information about their ultimate beneficial ownership. जनरली मॉरिशस और केमैन आइलैंड से आने वाला जो फंड होता है वो राउंड ट्रिपिंग के लिए बहुत यूज़ होता है। ऐसा कंसर्न है कि जितने भी ये फंड्स आते हैं, इसका नंबर ऑफ सच फंड्स कुड हैव अ हाई नॉन रेजिडेंट इंडियन होल्डिंग एंड बी यूज्ड बाय इंडियन प्रमोटर्स फॉर राउंड ट्रिपिंग एंड मैनिपुलेटिंग द शेयर प्राइजेस। तो इंडिया का जो स्टॉक एक्सचेंज है उसमें शेयर प्राइस को मैनिपुलेट करने के लिए, राउंड ट्रिपिंग के लिए, ब्लैक मनी को वाइट मनी में कन्वर्ट करने के लिए इस तरह के फंड्स मॉरिशस और केमन आइलैंड्स का यूज़, जो रूट है उसको यूज़ कर रहे हैं। एंड दैट इज़ वाई देयर इज़ अनसफिशिएंट डिस्क्लोजर रिलेटेड टू द ओनरशिप। और इसी को लेकर के सेबी कंटिन्यूअसली नज़र बनाए हुए हैं इन दोनों ही डेस्टिनेशन से आने वाले फंड पे। अभी के लिए क्या रूल है? अभी के लिए जो करंट नॉर्म है उसका है कि नो सिंगल एनआरआई कैन बी द बेनिफिशियल ओनर ऑफ मोर देन 25% ऑफ एनी फॉरेन फंड assets under management. And apart from it, no NRI can hold more than 50% of the asset managed. So as per these rules, there is a cap of 25% on any foreign fund asset management, and there is a cap of 50% total, more than 50% of asset managed. और सेबी के अकॉर्डिंग जो भी फंड आ रहा है मॉरिशस से या केमैन से, वो वॉयलेट कर रहा है इस पर्टिकुलर थ्रेशोल्ड लिमिट को, 25% फॉरेन फंड्स के लिए और 50% जो टोटल एसेट मैनेज्ड फंड है उनके लिए। तो इसीलिए सेबी और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कंटिन्यूसली इस पर्टिकुलर फंड फ्लो पर नज़र बनाए हुए हैं। अब देख लेते हैं आर्टिकल नंबर 2 दैट इज गिवन ऑन पेज नंबर 4। रिटेल इन्फ्लेशन जंप टू 6-month हाई ऑफ 6.3%। तो आज के पेपर के बिजनेस स्टैंडर्ड के पेपर में 2-3 न्यूज़ हैं इन्फ्लेशन से रिलेटेड, तो मैंने उनको कंबाइन कर दिया। एक न्यूज़ है रिटेल इन्फ्लेशन से रिलेटेड और एक न्यूज़ आर्टिकल है WPI से रिलेटेड, तो उन दोनों को ही कंबाइन कर दिया। अब देख लेते हैं ये न्यूज़ क्या है। बेसिकली मई के मंथ में जो डेटा आया है उसके अकॉर्डिंग रिटेल इन्फ्लेशन जो अपर टॉलरेंस लिमिट है इन्फ्लेशन की, जो इन्फ्लेशन का टारगेट है, कितना टारगेट है? 2, 4 and 6. It means we can say 4 plus minus 2. 2 is the lower range and 6 is the higher range. तो मई के मंथ में जो डेटा रहा रिटेल इन्फ्लेशन का, उसके अकॉर्डिंग मई के मंथ में रिटेल इन्फ्लेशन 6.3% तक जंप करी। एंड this time retail inflation has crossed or breached the upper tolerance limit of inflation target range that is actually set by RBI Monetary Policy Committee, just पर जो टारगेट है वो इतना ही है 4 + -2 का। एंड दैट इज़ वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट कंसर्न फॉर RBI. So recently data released by Ministry of Statistics and Program Implementation on Monday shows that higher inflation was driven by higher prices across the sector including food, fuel, transportation and communication. और इसको रिटेल इन्फ्लेशन को किससे ट्रैक किया जाता है? इसको ट्रैक किया जाता है कंज्यूमर प्राइस इन्फ्लेशन इंडेक्स, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में CPI इंडेक्स बोलते हैं। तो बेसिकली CPI इंडेक्स ने 6 का मार्क क्रॉस कर लिया है, इट जंप टू 6.3%। और ये RBI के लिए समय बहुत ही ज़्यादा एरिया ऑफ कंसर्न है। क्यों? क्योंकि अगर इन्फ्लेशन बढ़ेगी तो RBI के पास पॉलिसी रेट कट के लिए बहुत ज़्यादा विंडो नहीं रह जाएगी। और इस समय इंडियन इकोनॉमी जो है वो रिकवरी के पाथ पर पेस ऑन हो रहा है, और अगर रिकवरी चाहिए तो मार्केट में मनी सप्लाई चाहिए। मनी सप्लाई होगा तभी डिमांड बढ़ेगी। अगर RBI मनी सप्लाई करती है तो डिमांड के साथ इन्फ्लेशन भी बढ़ेगी। तो बेसिकली इट इज़ अ डबल एज वेपन फॉर RBI कि डिमांड भी बढ़ानी है और इन्फ्लेशन को भी कंट्रोल में रखना है।
अब एक्सपर्ट ने ये जब डेटा देखा तो उनके अपने अपने अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू। कुछ एक्सपर्ट का कहना है दिस जंप कुड ऑल्सो बी एट्रीब्यूटेड टू द हाई बेस ऑफ मे 2020 दैट इज 6.2% ऑन द बैक ऑफ सप्लाई साइड डिसरप्शन कॉज्ड बाय द लॉकडाउन। एंड इफ यू टॉक अबाउट द अप्रैल डेटा, अप्रैल के मंथ में जो रिटेल इन्फ्लेशन रही थी वो अप्रॉक्सीमेटली 4.29% तक रही थी। तो हम ये कह सकते हैं कि आरबीआई के बहुत अच्छे टारगेट में 4+- का टारगेट है, तो अप्रैल की 4.29 जो इन्फ्लेशन थी सीपीआई थी दैट वाज वेल इन टारगेट गिवन द लोकलाइज्ड लॉकडाउन इन आफ्टरमेथ ऑफ द सेकेंड वेव एज वेल एज द फेवरेबल बेस इफेक्ट इन द लास्ट ईयर फेवरेबल बेस इफेक्ट लोअर बेस इफेक्ट था अगर आपको याद हो। उस समय भी स्ट्रिक्ट लॉकडाउन चल रहा था इंडिया में फर्स्ट कोविड की वेव आई थी। And because of this, now experts are saying this is a cause of concern for RBI, and because of it, RBI cannot be in hurry to tweak the policy rates or its accommodative policy stance in order to support the economic recovery after COVID-19 second wave. Supply side disruption owing to state-wise lockdown in April and May affected the inflation as per the expert. तो जो भी reason, जो भी cause है इस particular increased retail inflation के that is nationalized और domestic caused है, जिसको हम बोल सकते हैं कि जो localized lockdown हुए, supply side disruption हुए, उसकी वजह से ये इन्फ्लेशन देखने को मिल रही है। दिस इज द ट्राजेक्ट्री ऑफ CPI. As we can say, now CPI is on continuous increase since last 6 months. इसके अलावा एक और न्यूज़ है वो जो इन्फ्लेशन से रिलेटेड है। कमोडिटी फ्यूल प्राइस राइज पुशेस WPI टू 12.94% इन द मंथ ऑफ मे। WPI ने तो रिकॉर्ड हाई रजिस्टर किया है मई के मंथ में। 12.94% का हाइक देखने को मिला है इन टर्म्स ऑफ WPI। WPI स्टैंड्स फॉर होलसेल प्राइस इंडेक्स। और इकोनॉमिस्ट का क्या कहना है? इकोनॉमिस्ट का ये कहना है कि ये जो WPI में हमें इतना रिकॉर्ड हाई देखने को मिल रहा है दैट इज ओनिंग टू द रीजन ऑफ फ्यूल कमोडिटी। CPI में जो इन्फ्लेशन बढ़ रहा है उसका भी इम्पैक्ट हो सकता है। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग लो बेस इफेक्ट्स देखने को मिला है जिसकी वजह से WPI के केस में 12.94% का इंक्रीज देखने को मिला है इन द मंथ ऑफ मे। तो CPI कितना रहा मे के मंथ में? अप्रॉक्सीमेटली 6.23 और WPI 12.94। और ऐसा एंटिसिपेट भी किया गया था, एक्सपर्ट्स ने एंटिसिपेट किया था कि आगे आने वाले टाइम में WPI डबल डिजिट से ग्रो करेगी और वही देखने को मिला। होलसेल इन्फ्लेशन अप्रैल के मंथ में अप्रॉक्सीमेटली 10.49% तक थी। तो ऐसा एंटिसिपेट किया ही गया था कि अभी और बढ़ेगी क्योंकि जो लोकलाइज लॉकडाउन है उनकी वजह से सप्लाई साइड डिसरप्शन बहुत ज़्यादा हो रहा है, होर्डिंग्स बहुत ज़्यादा हो रही हैं। तो आगे आने वाले टाइम में मई के मंथ में ये डबल डिजिट में ही दिखेगा और ऐसा ही हुआ। अभी जो डेटा रिलीज़ हुआ है उसके अकॉर्डिंग दोनों ही इंडेक्सेस ने CPI और WPI ने रिकॉर्ड हाई रजिस्टर किया है। और पेट्रोलियम, मिनरल ऑयल्स, पेट्रोल, डीजल, मैन्युफैक्चरिंग आइटम, इन सब के जो प्राइसेस हैं उनमें सिग्निफिकेंट इंक्रीज देखने को मिला और उसी की वजह से WPI भी बढ़ा है। आप देख लेते हैं फ्यू अदर न्यूज क्लिप। RBI फॉर लिफ्टिंग इंटरेस्ट रेट कैप फॉर MFIs। कल ही हमने डिस्कस किया था कि MFI जो भी कंपनीज हैं, MFI मीन्स माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन, जो भी माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस हैं उनको या उनके लेंडिंग रेट को MCLR से लिंक कर दिया गया है। RBI इज थिंकिंग टू लिंक ऑल दोज लेंडिंग with MCLR. So Reserve Bank of India on Monday proposed to lift the interest rate cap on microfinance institution and said all microfinance institutions should be regulated by common set of guideline irrespective ऑफ हु गिव्स दैम। तो अब माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन को थोड़ा सा रेगुलेट करने जा रही है RBI क्योंकि COVID-19 की वजह से जितने भी माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन उनको बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है या हमें कह सकते हैं वो बहुत ज़्यादा अफेक्ट हुए हैं दोनों ही वेव में, फर्स्ट वेव में भी और सेकेंड वेव में भी, और बहुत ज़्यादा मिसमैनेजमेंट भी देखने को मिला है। तो फाइनली RBI इज़ नाउ गोइंग टू रेगुलेट ऑल द माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन
in a common way. So proposing a debt income ratio, approximately RBI said the loan should be given in such a way that the payment of interest and repayment of principal of all outstanding loan of households at any point of time should not cross 50% of the household income. अब आगे आने वाले टाइम में जितने भी रीपेमेंट्स होंगे लोन के, वो रीपेमेंट्स के इंटरेस्ट रेट इस तरह से म्यूचुअल माइक्रो फंड कंपनीज या माइक्रो फाइनेंस कंपनीज ड्राफ्ट करें कि दोनों मिलाकर के रीपेमेंट ऑफ इंटरेस्ट एज वेल एज द पेमेंट दोनों ही मिलाकर के हाउस होल्ड की इनकम के 50% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए. And this debt income cap would obviate the need for having multiple restrictions being faced by microfinance institutions only. तो हाउस होल्ड को भी थोड़ा सा सपोर्ट प्रोवाइड किया है, 50% का कैप लगा दिया है. माइक्रो फाइनेंस जो माइक्रो फाइनेंस कंपनीज हैं उनके लिए कॉमन सेट ऑफ रूल्स ड्राफ्ट किए हैं. इंटरेस्ट रेट ऑन माइक्रो फाइनेंस टू गो मल्टीपल लेंडिंग टू बी अलाउड, MCLR से लिंक कर दिया है. मल्टीपल लेंडिंग अलाउ हैं, जैसे कि जितने भी माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन है उनका एक्सपोजर जो होगा वो जो एक्सपोजर पोर्टफोलियो होगा वो ज़्यादा डाइवर्सिफाइड होगा, तो उनको रिस्क मैनेज करने में भी आसानी रहेगी. एंड ऑल लेंडर्स हैव टू स्पेल मिनिमम, एवरेज एंड मैक्सिमम रेट्स. इसके अलावा ऑल अ वेरी कॉमन डेफिनेशन ऑफ माइक्रो फाइनेंस लोन फॉर ऑल द रेगुलेटेड एंटिटीज एंड नो प्री पेमेंट पेनाल्टीज, नो रिक्वायरमेंट ऑफ कोलेटरल्स एंड ग्रेटर फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ रीपेमेंट फ्रीक्वेंसी. तो हाउस होल्ड को भी सपोर्ट प्रोवाइड किया है. उससे क्या होगा, हाउस होल्ड को क्यों सपोर्ट दिया है, जो लोन ले रहे हैं उनके लिए क्यों RBI ने ऐसे रूल्स प्रोपोगेट किए. बेसिकली उससे क्या होगा, उससे ये होगा कि लोन लेना और लोन का रिपेमेंट करना आसान होगा, तो ज़्यादा डिमांड बढ़ेगी. हाउस होल्ड्स विल बी इनकरेज टू टेक मोर लोन्स, और अगर मोर लोन्स लेंगे तो किसी भी बैंकिंग या नॉन बैंकिंग कंपनी के लिए जो लोन होते हैं वो उनका असेट का काम करते हैं. तो इस समय जो माइक्रो फाइनेंस कंपनीज जो पुअर फाइनेंशियल कंडीशन में हैं उनकी कंडीशन भी थोड़ी इंप्रूव होगी. तो कुछ चेंजेस RBI ने माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस के लिए लाए हैं. तो अब इसको थोड़ा सा आप डिटेल में देख लीजिएगा, क्योंकि दिस कॉन्स्टिट्यूट द इम्पोर्टेंट न्यूज़ फॉर योर अपकमिंग एग्जाम. अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप. नोवावैक्स कोविड वैक्सीन 90% इफेक्टिव इन US ट्रायल. सो US बेस्ड नोवावैक्स का ट्रायल चल रहा है USA में, और उसके ट्रायल के बाद जो डेटा आ रहा है उससे ये पता चल रहा है कि अप्रॉक्सीमेटली 90% का एफिकेसी रेट है इन केस ऑफ नोवावैक्स कोविड वैक्सीन. हालांकि जो वेरिएंट प्रेवलेंट हैं कोविड के, उनके अकॉर्डिंग थोड़ा एफिकेसी रेट में, इफेक्टिवनेस रेट में थोड़ा सा वेरिएशन है. 93% एफिकेसी देखी गई जो सर्कुलेटिंग वेरिएंट है. 100% efficacy against the variant not considered variant of concern or interest. 91% efficacy high risk population में देखी गई है. तो 90 to 100% का एफिकेसी रेट जो नोवावैक्स की कोविड वैक्सीन कैंडिडेट है उसका US ट्रायल में पाया गया है. और अप्रॉक्सीमेटली 100 मिलियन डोजेस पर मंथ तक बनाने की कैपेसिटी Q3 तक आ जाएगी. तो हो सकता है आगे आने वाले टाइम में नोवा वैक्सीन को भी इमरजेंसी यूज़ ऑथराइजेशन मिल जाए, इंडिया में भी और दूसरे कंट्रीज़ में भी. डेटा इज़ क्वाइट गुड एंड एक्सेप्टिव. अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप. प्रोसीजरल डिले लाइकली टू हिट SCI privatization. Procedural delay in disinvestment of Shipping Corporation of India may further delay the process of privatization. इस बार गवर्नमेंट ने टारगेट किया था कि शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया का जो भी प्राइवेटाइजेशन है दिसंबर तक कंप्लीट कर लिया जाएगा, बट बहुत सारे प्रोसीजरल डिलेज हो रहे हैं, जैसे कि प्रिपरेशन ऑफ शेयर परचेज एग्रीमेंट, रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल, इन सब की प्रिपरेशन और डॉक्यूमेंटेशन में प्रोसीजरल डिलेज हो रहे हैं, जिसकी वजह से ऐसा कहा जा रहा है कि जो SCI का प्राइवेटाइजेशन है ये भी और ज़्यादा आगे बढ़ेगा. दिसंबर का जो टारगेट गवर्नमेंट ने सेट किया है वो फिलहाल के लिए गवर्नमेंट शायद ना अचीव कर पाए. और अगर हम डिसइन्वेस्टमेंट की बात करें, अगर SCI की ही नहीं, अगर अदर टोटल अगर हम डिसइन्वेस्टमेंट की बात करें तो फाइनेंशियल ईयर 20 में भी गवर्नमेंट अपने डिसइन्वेस्टमेंट के टारगेट को अचीव नहीं कर पाई थी बिकॉज ऑफ द COVID-19 पैंडमिक. और एक्सपर्ट का ये कहना है कि जो फाइनेंशियल ईयर 22 में 21 का तो टारगेट नहीं अचीव हुआ, 22 में भी जो टारगेट एम्बिशियस टारगेट गवर्नमेंट ने रखा है डिसइन्वेस्टमेंट के लिए
जो रेवेन्यू रिसीट्स गवर्नमेंट ने टारगेट करी हैं वो इस बार भी गवर्नमेंट को अचीव करने में बहुत ज़्यादा चैलेंजेस हैं। बहुत सारे एक्सपर्ट का एक कहना भी है कि शायद there are very less chances that government will be able to achieve the disinvestment target that government has set for फाइनेंशियल ईयर 22 इन बजट सेशन। तो अभी तो शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया को शेयर परचेज एग्रीमेंट रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल डॉक्यूमेंटेशन प्रिपेयर करने को बोला गया है। लेटर ऑन यही डॉक्यूमेंट दीपम जो है हमारा डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक असेट मैनेजमेंट इस पर्टिकुलर ड्राफ्ट को प्रपोजल को फाइनलाइज करेगा। फिर वो प्रपोजल जाएगा इंटर मिनिस्ट्रियल ग्रुप से फाइनलाइज होगा। कोर ग्रुप ऑफ सेक्रेटरीज भी इस पर्टिकुलर प्रपोजल को, ये जो हमारा शेयर परचेज एग्रीमेंट है और रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल है, इसको फाइनलाइज करेंगी। तो इतने सारे अभी अप्रूवल पेंडिंग हैं एंड वंस फाइनलाइज द ड्राफ्ट एसपीए विल बी शेयर्ड विद द पोटेंशियल बायर्स एंड टर्म्स वुड बी नेगोशिएटेड। जो पोटेंशियल बायर है जिन्होंने इंटरेस्ट शो किया है उनको बाद में जब सब सारे स्टेप्स में फाइनलाइज होगा देन उसके बाद उनसे ये शेयर परचेज एग्रीमेंट शेयर किया जाएगा या उनसे नेगोशिएट किया जाएगा। तो इतने प्रोसीजरल स्टेप्स के बाद इट इज़ हाईली अनलाइकली दैट दिसंबर टारगेट will be achieved for privatization of SCI। आप देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप। CIL profit slide 24% on sluggish demand because of the low demand from power and metal sector owing to the pandemic। because of the pandemic कोल की जो डिमांड है पावर सेक्टर में भी और मेटल सेक्टर में ही, दोनों ही सेक्टर में डिक्रीज हो गई और जिसकी वजह से जो प्रॉफिट है कोल इंडिया का प्रॉफिट वो अप्रॉक्सीमेटली 24% तक फॉल किया है। So the company's net profits to 12,720 crore in financial year 21 down from the rupees 16,700 crore in financial year 20। तो 21 में हम सभी को पता है कि उस समय नेशन वाइड लॉकडाउन था, बहुत सारे सेक्टर इम्पैक्ट हुए हैं, तो उसका सीधा इम्पैक्ट डिमांड पर भी देखने को मिला है, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हो, चाहे वो मेटल सेक्टर हो, चाहे वो पावर जनरेशन सेक्टर हो, जिसकी वजह से CIL का जो प्रॉफिट है वो पिछले साल का फाइनेंशियल 21 का 24% तक फॉल कर गया। एंड दिस इज अ स्टीप फॉल फॉर CIL एज इट्स बैटल falling coal demand during financial year 17 its profit fell to 30% and recovered in financial year 19 with a more than 100% jump। तो अगर फाइनेंशियल ईयर 20 का डेटा देखें तो उसके अकॉर्डिंग जो भी फाइनेंशियल्स थे, जो भी फाइनेंशियल इंडिकेटर्स थे CIL के, वो 2017 के लेवल पर थे और 21 में फिर से फॉल देखा गया। और CIL के लिए तो डबल चैलेंज है, जहाँ पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रिन्यूएबल एनर्जी पर ज़्यादा फोकस कर रही है, तो जितने भी कोल कंपनीज़ हैं उनके लिए एक अलग चैलेंज है और उसके बाद पैंडमिक ने उन पर और ज़्यादा इम्पैक्ट किया है, जिसका सीधा इम्पैक्ट हमें CIL के प्रॉफिट में देखने को मिल रहा है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे स्टूडेंट्स। If you want lecture PDF, you can join my Telegram channel. You can also follow me on other social media platform. If you have any query and suggestion, you can write on comment section below. Please like, share and subscribe. Thank you.